कहानी की शुरुआत सुबह के वक्त होती है, जहां नोरा अपने कमरे में आराम से ब्रश कर रही होती है। तभी उसे अचानक अपने आस पास कुछ अजीब सा महसूस होता है। पहले तो वह इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तभी अचानक पूरे बेस की लाइट्स अजीब तरीके से ब्लिंक करने लगती हैं। क्या हो रहा है यह देखने के लिए नोरा तुरंत अपनी जैकेट पहनकर बाहर निकलती है, लेकिन कॉरिडोर में पहुंचते ही उसकी नजर छत से टपकते पानी पर पड़ती है। यह मंजर देखते ही उसका दिल ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि समुद्र की इतनी गहराई में पानी का एक छोटा सा लीकेज भी पूरे स्टेशन के लिए मौत का संकेत हो सकता है। दरअसल नोरा और उसकी टीम समुद्र के कई हजार फीट नीचे बने एक रिसर्च स्टेशन में रहते हैं, जहां आज तक सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंची। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बिना किसी सुरक्षा के बाहर निकलते ही इंसान का शरीर 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह कुचल जाएगा। इसी वजह से यह रिसर्च स्टेशन ही जिंदगी का इकलौता सहारा है। फिर भी इतनी खतरनाक जगह पर रहकर उन्हें हर दिन अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। नोरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेस की दीवार जोर से टूट जाती है और समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की तरफ दौड़ती है और साथ ही सो रहे क्रू मेंबर्स को भी जगाने लगती है। यह खौफनाक मंजर देखते ही सब घबराकर उसके पीछे भागने लगते हैं। काफी मुश्किल के बाद वह सब एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि डोर का लॉकिंग सिस्टम फेल हो चुका है और गेट बंद ही नहीं हो रहा। नोरा बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपने हाथों से सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करने में लग जाती है। इसी बीच वह देखती है कि कई क्रू मेंबर्स पानी से बचने के लिए उनकी तरफ भाग रहे हैं। नोरा जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें और तेज दौड़ने को कहती है, लेकिन वह लोग गेट तक पहुंच ही नहीं पाते और समुद्र का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। यह देखकर एक क्रू मेंबर घबराकर नोरा से कहता है कि तुरंत गेट बंद कर दो, वरना यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिर नोरा बटन दबा देती है और बिल्कुल आखिरी पल में भारी आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद सब तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर बाद उसका साथी रोड्रिगो अंदाजा लगाता है कि शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा, वरना इतना बड़ा हादसा मुमकिन ही नहीं था। उसके बाद सब लोग कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। मतलब उनका कंट्रोल रूम से पूरा कनेक्शन टूट चुका था। इसी दौरान उन्हें बाहर से एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पानी के बाहर कोई बहुत बड़ा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट बेस के पास घूम रहा हो और अपने तेज नाखूनों से दीवारों को खुरच रहा हो। खतरा और बढ़ने से पहले नोरा और रोड्रिगो बिना देरी किए एस्केप पॉड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और खराब कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वही डरावनी आवाज एक बार फिर उनके बिल्कुल पास सुनाई देती है। अब उन्हें भी शक होने लगता है कि यह सिर्फ भूकंप का मामला नहीं है। नोरा सिस्टम का डेटा चेक करती है और देखकर हैरान रह जाती है कि पूरा बेस लगभग ताश के घर की तरह टूट चुका है। सिर्फ कुछ हिस्से ही किसी तरह अभी तक टिके हुए हैं। इसके बाद नोरा और रोड्रिगो एस्केप पॉड की तरफ बढ़ते हैं। टूटे हुए रास्तों से रेंगते रेंगते वह आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज आती है। पीछे मुड़कर नोरा देखती है कि उनका साथी पॉल मलबे के नीचे बुरी तरह दबा हुआ है। नोरा और रोड्रिगो मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं और काफी कोशिश के बाद उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब तीनों साथ मिलकर एस्केप पॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे का रास्ता इतना तंग हो चुका होता है कि उन्हें रेंगते हुए ही गुजरना पड़ता है। सबसे आगे नोरा चल रही होती है। अचानक उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है। उस आदमी की आंखें अब तक खुली हुई थीं और उनमें इतना खौफ था कि साफ लग रहा था मरने से पहले उसने कोई ऐसी चीज देखी थी जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई होगी। यह देखकर तीनों के दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या समुद्र की इस अंधेरी गहराई में सच में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इंसानी सोच से भी परे है? काफी मुश्किलों के बाद वह लोग आखिर पॉड रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रूम में एक भी एस्केप पॉड नहीं बचा था। वहां सिर्फ कैप्टन लुसियन मौजूद थे, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वह अंदर ही फंसे हुए थे। नोरा किसी तरह बाहर से सिस्टम चलाकर डोर खोल देती है। बाहर आते ही कैप्टन बताते हैं कि जितने भी पॉड्स थे उनमें बाकी क्रू मेंबर्स को पहले ही सरफेस की तरफ भेज दिया गया है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, किसी भी तरह सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना। नोरा कैप्टन को बताती है कि पूरा बेस लगभग तबाह हो चुका है। उन्हें यह तक नहीं पता कि कितने लोग अभी भी जिंदा हैं और क्या वह खुद भी बच पाएंगे या नहीं। फिर नोरा पूछती है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? कैप्टन कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने पहली बार ऐसा हादसा देखा है, लेकिन इस वक्त डरने का नहीं, मिलकर इस मुसीबत का सामना करने का वक्त है। इसके बाद सब लोग कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहां एमिली और स्मिथ पहले से ही बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ऊपर से कंट्रोल रूम को बार बार इतने जोर के झटके लग रहे थे कि जैसे बाहर कोई बहुत बड़ी चीज पूरे बेस को धक्का दे रही हो। नोरा सिस्टम चेक करती है और बताती है कि बेस के ऊपर वाले सारे फ्लोर्स और कूलिंग टावर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बेस का कोर है, जो पूरे स्टेशन को पावर सप्लाई देता है। अगर वह कोर फट गया तो उसका धमाका इतना खतरनाक होगा कि पल भर में पूरा रिसर्च बेस तबाह हो जाएगा। अब उनके पास बचने का कोई
आसान रास्ता नहीं था, क्योंकि बाकी बचे एस्केप पॉड्स भी नष्ट हो चुके थे। जब सब लोग अपनी मौत को लगभग तय मानकर उम्मीद छोड़ने लगते हैं, तभी कैप्टन कहते हैं कि उनके पास अभी भी एक आखिरी मौका बचा है। उन्हें बेस के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां ड्रिलिंग का काम चल रहा था। हो सकता है वहां कोई पॉड अभी भी सलामत हो। कैप्टन की बात सुनकर पॉल कहता है कि ड्रिलिंग साइट यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे हालात में इतनी दूर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इसी बीच स्मिथ को ड्रिलिंग साइट से आया हुआ आखिरी सिग्नल मिलता है, लेकिन जैसे ही सब लोग उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। उस सिग्नल में सिर्फ लोगों की दर्द भरी चीखें और किसी अनजाने खौफनाक जीव की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक पूरा बेस एक बार फिर से जोर जोर से कांपने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे अंधेरे में छिपा कोई बहुत बड़ा दानव पूरे स्टेशन को खिलौने की तरह तोड़ देना चाहता हो। पॉल निराश होकर कहता है कि उन्हें इतनी गहराई तक ड्रिलिंग करनी नहीं चाहिए थी। शायद उन्होंने अनजाने में किसी ऐसी चीज को जगह दिया है जिसे कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए था। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए सब लोग भारी अंडर वाटर सूट्स पहन लेते हैं। अब वही सूट्स उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थे। लेकिन जैसे ही वह समुद्र की उस अंधेरी गहराई में कदम रखते हैं, अचानक रोड्रिगो के हेलमेट में दरार पड़ जाती है। अगले ही पल इतने भयानक प्रेशर की वजह से उसका पूरा शरीर पल भर में चकनाचूर हो जाता है। अपने साथी की इतनी दर्दनाक मौत देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। नोरा जब उस बेअंत काले समुद्र की तरफ देखती है तो उसे महसूस होता है कि यह सन्नाटा अंतरिक्ष से भी कहीं ज्यादा डरावना है। साथी को खोने का दर्द और मौत का खौफ लेकर वह लोग किसी तरह कार्गो लिफ्ट की छत तक पहुंचते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही कैप्टन सबको बताते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस बेस से निकलना होगा, क्योंकि यह किसी भी वक्त ज्वालामुखी की तरफ फट सकता है। इसके बाद कार्गो लिफ्ट धीरे धीरे उन्हें समुद्र की ओर भी गहराई में लेकर उतरने लगती है। तभी अचानक लिफ्ट की स्क्रीन पर एक पॉड से इमरजेंसी सिग्नल दिखाई देता है। कैप्टन बिना देरी किए लिफ्ट रोक देते हैं और पॉल और स्मिथ से कहते हैं कि जो भी यह सिग्नल भेज रहा है उसे ढूंढकर वापस लाओ। दोनों फिर से अपने अंडर वाटर सूट्स पहनकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर इतना घना अंधेरा होता है कि सूट की लाइट्स भी ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं कर पाती। आगे बढ़ते हुए स्मिथ को अचानक महसूस होता है कि अंधेरे में कोई चीज चुपचाप उनका पीछा कर रही है। काफी संभल कर चलते हुए वह आखिर उस पॉड तक पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल आया था, लेकिन पास जाते ही वे देखते हैं कि उसके आसपास का पूरा हिस्सा किसी अजीब से चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था। ऐसी चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वे पॉड के अंदर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, इसलिए दोनों आसपास तलाश शुरू कर देते। तभी उन्हें केबल्स में बुरी तरह उलझी हुई अपने एक साथी की डेड बॉडी मिलती है। यह देखते ही कैप्टन तुरंत रेडियो पर उन्हें वापस लिफ्ट में लौटने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उसी वक्त पॉल और स्मिथ की नजर उस डेड बॉडी पर पड़ती है। उसकी पीठ के अंदर कुछ जिंदा सा हिल रहा था। वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस डेड बॉडी की पीठ को चीरते हुए एक अजीब सा क्रीचर बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है और सीधा पॉल पर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से स्मिथ तुरंत रिएक्ट करता है और किसी तरह उस क्रीचर को मार गिराता है। उसके बाद वह उस मरे हुए क्रीचर को साथ लेकर वापस कार्गो लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। पॉल सबको बताता है कि जब वह पहुंचे थे तब यही क्रीचर उस डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रहा था। एमिली ध्यान से उस क्रीचर को देखती है और नोटिस करती है कि उसके पूरे शरीर के आसपास बहुत तेज और नुकीले पंजे हैं। फिर एमिली अंदाजा लगाती है कि ड्रिलिंग के दौरान शायद उन्होंने गलती से किसी ऐसी जगह का रास्ता खोल दिया जहां पहले से ही यह अजीब और खतरनाक जीव रहते थे और अब उनके इलाके में घुसने की वजह से वह हमला कर रहे हैं। एमिली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक लिफ्ट की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो जाती हैं। नोरा तुरंत सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट और नीचे उतरने लगती है, बाहर से कोई बहुत बड़ा जीव उसे जोर जोर से धक्के देने लगता है। इसी दौरान पॉल की नजर टेबल पर रखे उस मरे हुए छोटे क्रीचर पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, कहीं बाहर मौजूद वह विशाल जीव इसकी मां तो नहीं? अगर ऐसा है तो शायद उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन भयानक झटकों के बीच लिफ्ट के अंदर मौजूद हर इंसान बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी छा जाती है कि सबको अपनी धड़कन तक साफ सुनाई देने लगती है। उसी वक्त कैप्टन लिफ्ट की छत के कांच पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं, लेकिन अगले ही पल एक विशाल क्रीचर पूरी ताकत से उस कांच पर हमला कर देता है। उसका चेहरा किसी दानव जैसे इंसान की तरह लग रहा था। यह देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक बेस के ऊपर वाले हिस्से में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि एक पल के लिए लगता है जैसे समुद्र की इतनी गहराई में भी सूरज निकल आया हो। धमाके के झटके से लिफ्ट के मोटे केबल्स टूट जाते हैं और लिफ्ट सीधी नीचे गिरने लगती है। सब लोग बिना देरी किए अपने हेलमेट्स पहन लेते हैं। लिफ्ट समुद्र की तलहटी से टकराती उससे पहले ही सब उससे बाहर कूद जाते हैं, लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से ऊपर से ब्रिज के भारी लोहे के टुकड़े और मलबा बारिश की तरह गिरने लगता है। किसी तरह एक दूसरे को संभालते हुए सब ड्रिलिंग चैम्बर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था और उस अंधेरे में अजीब सी परछाइयां नजर आ रही थीं।
ऊपर से ड्रिलिंग चैम्बर का डोर भी जाम हो चुका था। काफी मेहनत के बाद सब लोग उसके अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। तभी ऊपर से फिर वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। कैप्टन सबको संभालते हुए कहते हैं कि शायद यह बेस के टूटे हुए हिस्से गिरने की आवाज हो। इसके बाद सब लोग उस सुरंग जैसे चैम्बर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता मलबे की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका है। तब नोरा हिम्मत करके कहती है कि वह पानी के नीचे तैरकर दूसरी तरफ जाएगी। वह अपना हेलमेट ठीक से पहनकर पानी में उतरती है और तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह बाकी सबको भी आने का इशारा करती है। एक एक करके सब लोग सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे आखिर में पॉल रह जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे अंधेरे पानी में कोई मौजूद है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है, एक अजीब क्रीचर पल भर में गायब हो जाता है। कैप्टन उसे बार बार आवाज देते हैं, लेकिन पॉल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मजबूरन सब लोग उसके सूट से जुड़ी केबल को पकड़कर जोर जोर से खींचने लगते हैं। कुछ देर बाद पॉल उनके पास वापस आ जाता है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अगले ही पल कोई अनजानी ताकत दूसरी तरफ से इतनी जोर से खींच लेती है कि पॉल दर्द से चिल्ला उठता है। बाकी सब लोग घबराकर केबल काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पलक झपकते ही पॉल के शरीर का एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है। अगले ही पल उसके हेलमेट के अंदर खून भरने लगता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यह मंजर देखकर बाकी सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद कैप्टन रेडियो के जरिए ऊपर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। पॉल की मौत के बाद सब लोग अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। एक एक करके उनके साथी किसी अनजानी ताकत का शिकार बनते जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए वह एक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां से बाहर का डरावना नजारा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी विशाल ड्रिलिंग मशीन इतनी बुरी तरह मुड़ी पड़ी थी जैसे किसी ने उसे खिलौने की तरह तोड़ दिया हो। स्मिथ हैरान होकर कहता है कि 6000 टन की ड्रिलिंग मशीन का इस तरह तबाह हो जाना नामुमकिन लगता है। एमिली कांपते हुए कहती है कि शायद यह सब उनकी ही गलती है। उन्होंने समुद्र की गहराई को छेड़ दिया और अब वही उनसे बदला ले रहा है। शायद उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कैप्टन सबको शांत करते हुए कहते हैं कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, लेकिन स्मिथ बताता है कि उसका सूट डैमेज हो चुका है। अगर वह बाहर गया तो इतना प्रेशर सह नहीं पाएगा, इसलिए वह सबको उसे छोड़कर आगे बढ़ने को कहता है, क्योंकि अगर वह साथ गया तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कैप्टन हिम्मत नहीं हारते, वह किसी तरह उसका सूट ठीक कर देते हैं। इसके बाद सब लोग पानी के अंदर से ड्रिलिंग साइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहीं उन्हें एस्केप पॉड्स मिल जाएंगे। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी नोरा को महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। वह तुरंत टॉर्च जलाकर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर भी उसके दिल में वह अजीब सा डर बना रहता है। बार बार उसे लगता है कि कोई चीज उसके बहुत करीब से गुजर रही है। अचानक नोरा के सामने से एक अजीब क्रीचर तैरता हुआ निकल जाता है। यह देखते ही सब लोग घबराकर अंधेरे में इधर उधर देखने लगते हैं। कैप्टन तुरंत सबको अपने सूट्स की लाइट्स बंद करने का ऑर्डर देते हैं। इसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि स्मिथ उनके साथ नहीं है। सब लोग तुरंत उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नोरा देखती है कि कोई अजीब क्रीचर स्मिथ को घसीटते हुए एक संकरी गुफा के अंदर ले जा रहा है। कैप्टन बिना एक पल की देरी किए उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। काफी अंदर जाने के बाद उन्हें स्मिथ मिल जाता है। खुशकिस्मती से वह अभी भी जिंदा होता है। कैप्टन उसे खींचकर बाहर ले आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कैप्टन को याद आता है कि स्मिथ की गन गुफा के अंदर ही रह गई है, इसलिए वह दोबारा उसके लिए अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कैप्टन वापस लौटने लगते हैं, गुफा की गहराई से एक भयानक मॉन्स्टर अचानक निकलता है और उन्हें पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन के सूट की केबल में फंसी होने की वजह से नोरा भी उनके साथ ऊपर की तरफ खींचने लगती है। पानी के अंदर संघर्ष करते हुए कैप्टन और वह मॉन्स्टर एक बड़े प्लेटफॉर्म से जा टकराते हैं। प्लेटफॉर्म के किनारे कैप्टन को लटका हुआ देख नोरा उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही विशाल क्रीचर दोबारा उनके सामने आ खड़ा होता है। वह इतना बड़ा था कि लगता था जैसे वह इस दुनिया का जीव ही न हो। अगले ही पल वह अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा के हेलमेट को निगलने की कोशिश करता है। उसी वक्त कैप्टन अपनी नाइफ निकालकर मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। दर्द से तड़पकर वह क्रीचर दोनों को और तेज रफ्तार से ऊपर खींचने लगता है। कैप्टन समझ जाते हैं कि अगर वह इसी तरह ऊपर जाते रहे तो पानी के जबरदस्त प्रेशर की वजह से उनका सूट फट जाएगा। इसीलिए वह नोरा से कहते हैं कि केबल काट दो, वरना वो भी बच नहीं पाएगी। लेकिन नोरा यह करने के लिए तैयार नहीं होती। मजबूर होकर कैप्टन खुद ही अपनी नाइफ से केबल काट देते हैं और नोरा से अलग हो जाते हैं। नोरा अलग होते ही अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन होता है और कैप्टन भी उसी धमाके में अपनी जान दे देता है। एक्सप्लोजन का झटका नोरा को दूर समुद्र की तलहटी में बेस के एक छोड़े हुए हिस्से तक फेंक देता है। किसी तरह नोरा बेस के उस सुनसान हिस्से के अंदर पहुंचती है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एमिली और स्मिथ अभी जिंदा भी हैं या नहीं। वह बार बार रेडियो पर उन दोनों को आवाज लगाती रहती है, लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी ही सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद नोरा वहां पड़े कुछ पुराने इक्विपमेंट की मदद से एक खराब सूट को किसी तरह ठीक कर लेती है। फिर वही सूट पहनकर वह दोबारा समुद्र की गहराई में उतरती है ताकि एमिली और स्मिथ को ढूंढ सके।
कुछ दूर बढ़ने के बाद अचानक रेडियो पर एमिली की आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त नोरा को दूर अंधेरे में एमिली के सूट की लाइट चमकती हुई नजर आती है। काफी मुश्किल से वहां पहुंचने पर नोरा देखती है कि एमिली बुरी तरह घायल स्मिथ को खींचते हुए आगे ले जा रही है, क्योंकि स्मिथ अब अपने पैरों पर चलने की हालत में नहीं था। नोरा एमिली को संभालती है और फिर तीनों मिलकर धीरे धीरे ड्रिलिंग साइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा और सन्नाटा होता है कि हर पल उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई खौफनाक चीज छुपकर उन पर नजर रखे हुए हो। कई साथियों को खोने के बाद वह आखिरकार ड्रिलिंग साइट तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। मेन गेट तक पहुंचने के लिए उन्हें बीच में बने एक पुल को पार करना था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पूरे पुल पर हजारों खतरनाक क्रीचर्स गहरी नींद में पड़े हुए थे। अगर उन्हें मेन गेट तक जाना था तो उन्हीं क्रीचर्स के बिल्कुल पास से गुजरना पड़ता, और अगर गलती से एक भी क्रीचर जाग गया तो पल भर में हजारों मॉन्स्टर्स उन पर टूट पड़ते। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से तीनों बहुत संभल कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक क्रीचर अचानक जाग जाता है और सीधा नोरा पर हमला कर देता है। नोरा तुरंत एमिली से चिल्लाकर कहती है कि वह बिना रुके वहां से भाग जाए। क्रीचर अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा घबराने के बजाय हिम्मत दिखाती है और अपनी गन से सीधा उस क्रीचर के पेट के अंदर गोली चला देती है। दर्द से तड़पता हुआ वह क्रीचर वहीं मर जाता है। इसके बाद नोरा उसके शरीर को चीरकर किसी तरह बाहर निकल आती है, लेकिन तब तक आसपास के क्रीचर भी धीरे धीरे जागना शुरू कर देते हैं। यह देखकर नोरा तुरंत अपनी गन रीलोड करने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर ऊपर पड़ती है और वह एक पल के लिए वहीं जम जाती है। जिस प्लेटफॉर्म पर यह सारे क्रीचर्स उल्टे लटके हुए थे, वह पूरा हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठता है और अंधेरे में गायब होने लगता है। उसी वक्त नोरा सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर एक विशाल सी परछाई खड़ी देखती है। जैसे ही वह ध्यान से उस तरफ देखती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके सामने एक ऐसा समुद्री दानव खड़ा था जिसका साइज देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। वह इतना विशाल था कि उसके सामने करीब 50 मंजिला बिल्डिंग भी छोटी लग रही थी। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से मेन गेट की तरफ दौड़ पड़ती है। तभी वह विशाल मॉन्स्टर अपने पैर से पुल पर इतनी जोर से वार करता है कि पूरा इलाका हिल उठता है। ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। उस झटके से नोरा दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अगले ही पल एमिली वहां पहुंचती है, नोरा को खींचते हुए मेन गेट के अंदर ले आती है। फिर बिना देरी किए वह दरवाजा बंद कर देती है। स्मिथ, एमिली और नोरा किसी तरह अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बाहर खड़ा वह विशाल मॉन्स्टर पूरी ड्रिलिंग साइट को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। किसी तरह तीनों आगे बढ़ते हुए पॉड रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां कुल 3 एस्केप पॉड्स होते हैं। नोरा उन्हें चेक करती है और पता चलता है कि उनमें से सिर्फ 2 ही सही तरह काम कर रहे हैं। वक्त बर्बाद किए बिना नोरा और एमिली मिलकर पहले स्मिथ को एक वर्किंग पॉड में बिठाकर सरफेस की तरफ भेज देती हैं। उसके बाद नोरा एमिली से कहती है कि वह दूसरे पॉड में बैठ जाए, लेकिन एमिली समझ जाती है कि तीसरा पॉड खराब है, इसलिए वह नोरा को अकेला छोड़कर जाने से मना कर देती है। तब नोरा उसे समझाती है कि स्मिथ के साथ उसका पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है। एमिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि नोरा को हर हाल में वापस आना होगा, क्योंकि वह उसका इंतजार करेगी। यह कहकर नोरा खुद एमिली का पॉड लॉन्च कर देती है। अब पूरे बेस में नोरा अकेली रह जाती है। उसी वक्त पॉड रूम की कांच की दीवारों पर बाहर से छोटे छोटे क्रीचर्स लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं। नोरा सिस्टम चेक करती है और देखती है कि हजारों क्रीचर्स एमिली और स्मिथ के पॉड्स का पीछा कर रहे हैं। सब कुछ समझने के बाद नोरा एक गहरी सांस लेती है और बेस के पावर कोर को अपने हाथों से ओवरलोड कर देती है। इसके साथ ही पूरे स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद काउंटडाउन खत्म होता है और पूरे बेस में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि वह विशाल समुद्री मॉन्स्टर भी उससे बच नहीं पाता। इसके साथ साथ बाकी सारे क्रीचर भी उसी धमाके में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस तरह नोरा अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोनों साथियों की जिंदगी बचा लेती है। बाद में न्यूज में दिखाया जाता है कि ड्रिलिंग साइट से 2 क्रू मेंबर्स को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।